हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम चार टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है गाइडलाइंस ऑन कैश ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 कि इनकम टैक्स ने कौन कौन से गाइडलाइंस निकाले हैं कैश ट्रांजैक्शन के लिए। सेकंड, काइंड ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस की मतलब कौन सी कैश ट्रांजैक्शन है वो कौन सी होंगी, और उन कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या होंगी और उन पर क्या पेनल्टी लगेगी। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब इनकम टैक्स ने डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया ई फ्लायर कि भाई से नो टू कैश ट्रांजैक्शंस। तो हम अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है, इसमें कौन कौन सी लिमिट है, पेनल्टीज़ है और क्या इसकी लिमिट है। तो अब पहला पढ़ते हैं कि टेकिंग और एक्सेप्टिंग लोन्स और डिपॉजिट्स। वो कह रहा है कि कोई भी बंदे को, किसी भी पर्सन को 20,000 से ऊपर लोन लेने की कैश में ये परमिशन नहीं है। अब क्या कह रहा है, फॉर लोन और डिपॉजिट, और कोई भी अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लेता है, अगर वो लेता है तो कैश में 20,000 से ऊपर का नहीं लेगा कैश। लेकिन अगर आपका ट्रांसफ़र अगर नहीं हुआ तो वो क्या कह रहा है कि अगर आउटस्टैंडिंग पेमेंट भी है तो 20,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग प्लस जो भी कैश में रिसिप्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहला तो लोन और डिपॉजिट आपको लेना ही नहीं है 20,000 से कैश में, और कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो 20,000 से ऊपर का अमाउंट आपको नहीं लेना। अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो 20,000 से ऊपर का आपका आउटस्टैंडिंग प्लस जो अब रिसिप्ट आना है वो मिला के 20,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अब इसके एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन पहला है कि अब ये जो ट्रांजेक्शन होगी अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो इस पर कोई लिमिट नहीं है। कोई भी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक ने दिया तो कोई लिमिट नहीं है। एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल एक्ट, इस पर भी कोई लिमिट नहीं है। एनी गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन क्लॉज 45 ऑफ द सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर सेक्शन 2 और 45 जो भी क्लॉज है और सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट का 2013 का, अगर उसमें अगर आपको कोई भी कैश से ऊपर 20,000 से ऊपर मिल रहा है तो उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। सच अदर इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी और क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडीज विच द गवर्नमेंट में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट, मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को नोटिफाई करेगी उसके ऊपर भी अपर लिमिट कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। फ्रॉम पर्सन हैविंग एग्रीकल्चर इनकम एंड द रिसिप्ट इज ऑल्सो हैविंग एग्रीकल्चर इनकम एंड नाइदर ऑफ द कैश चार्जेबल टू इनकम टैक्स। वो कह रहे हैं कि अगर बंदा एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है और उसकी एग्रीकल्चर इनकम से ही, मतलब एग्रीकल्चर से ही इनकम है, तो कैश का वो 20,000 से ऊपर का लेन देन कर सकता है। तो यही तो गाइस दो ही लिमिट थी कि भाई 20,000 से ऊपर का आप ले नहीं सकते। अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे तब भी नहीं, और कोई भी लोन लेंगे तब भी नहीं। और एक्सेप्शंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे ए से लेके एफ तक बता दिए। और इसकी पेनल्टीज़ क्या होंगी। पेनल्टी वही होगी भाई, जितना आप कैश का लेन देन करेंगे उतनी ही पेनल्टी आपको लगा दी जाएगी। पेनल्टी ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट टेकन इन कैश विज बी लेविड। हम बात करते हैं कि रिपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन्स एंड डिपॉजिट। अब अगर आपने पहले के केस में आपने लिया था, अब यहाँ पे आप लोन का वापस कर रहे हैं, तो कोई भी कह रहा है कि वो कह रहा है कि एनी ब्रांच ऑफ अ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म और एनी अदर पर्सन नॉट अलाउड टू रिपे एनी लोन और डिपॉजिट इन कैश इफ़ द अमाउंट ऑफ लोन, अगर जो भी लोन होगा इंटरेस्ट के साथ अगर 20,000 से ऊपर करेंगे तो वो प्रोहिबिटेड है। और सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड हेल्ड इन एडवांस बाय सच पर्सन, अगर कोई एडवांस में उन्होंने लिया है लोन आइदर इन खुद के नाम पे और जॉइंट के नाम पे, तो दोनों का मिला के इंटरेस्ट का मिला के 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। पहला केस था तो सिंगल बंदा ले रहा है अमाउंट ऑफ लोन इंटरेस्ट के साथ, कैश में नहीं लेगा या रिपेमेंट करेगा। और नेक्स्ट के केस में क्या, जॉइंटली भी ले रहा है और इंटरेस्ट के साथ 20,000 से का पेमेंट और उस ऊपर हुआ तो वो कैश में नहीं करेगा। अब सी है कि भाई 19-20 में क्या किया था कि एक प्रोविजन लेके आए थे कि भाई कैश 1 करोड़ से ऊपर का अगर वो कोई भी बैंक से कैश लेता तो 2% का TDS डिडक्ट होना है, तो वो बिजनेस पर्पज़ के लिए था। अब वो किसके लिए था, टू एनी पर्सन हु हैज़ मेड एनी लोन और पेड द स्पेसिफाइड अमाउंट, जिसके लिए था ये। ठीक है, सी पार्ट में ये था कि अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ किया तो TDS आपको डिडक्ट करना ही पड़ेगा, डिडक्ट करके आपको पेमेंट मिलेगी। किसके केस में था, लोन लिया, डिपॉजिट लिया या स्पेसिफाइड पेड एडवांस में दिया। अब ये प्रोविज़न किस चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है, वही सेम चीज़ ऊपर थे पॉइंट थे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सरकार के लिए कोई भी पैसा सरकार देगी कैश में, उनके लिए नहीं। कोई बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, उनके लिए नहीं। कोई भी कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल ने किया उनके लिए भी नहीं लगेगी। वही सेक्शन 2 ऑफ द क्लॉज 45 कंपनीज एक्ट 2013 के लिए वो भी नहीं। कोई भी सरकार अगर ऑफिशियल गैजेट में लेके आती है, कोई भी एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज़, लोकल बॉडी जो भी लाती है, उसके केस में भी नहीं होगा। और स्पेसिफाइड एडवांस का मतलब क्या है यहाँ पे, पेड इन स्पेसिफाइड एडवांस का मतलब है कि कोई भी पैसा इन नेचर ऑफ एडवांस बाय वट एवर नेम कॉल्ड रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर टेक्स प्लेस और नॉट। वही कोई भी ऐसा सपोज करिए प्रॉपर्टी की आपकी डील होगी, लेकिन क्या होता है कि पहले ही आप एडवांस दे देते हैं। सपोज करिए 2 लाख रुपये दे दिया, 1 लाख रुपये दे दिया, तो वो भी जो एडवांस होगा वो 20,000 से ऊपर का आपका नहीं होना चाहिए।
अब कॉन्सिक्वेंस वही पेनल्टी जो भी होगी, आपका जो भी आप पैसा देंगे कैश में वही आपकी लग जाएगी। द पेनल्टी फॉर एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ सच लोन डिपॉजिट रीपेड विल बी लेविड। जितना भी अमाउंट ऑफ कैश में उसके 20,000 से ऊपर का आप ले जाएंगे उतनी की उतनी पेनल्टी लग जाएगी। अब हम बात करते हैं अदर कैश ट्रांजेक्शन्स की। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू रिसीव कैश इन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ और मोर। 2 लाख से ऊपर का कोई भी आपको कि जो किसी पर्सन को कैश में रिसीव करना डिसअलाउड है इनकम टैक्स में। अब वो कह रहा है कि कैसे, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में, या सिंगल ट्रांजेक्शन में, या सिंगल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन और मोर इवेंट ओकेजन फ्रॉम पर्सन, कोई भी इवेंट के लिए। अब कौन कौन से प्रोविज़न, ये प्रोविज़न किसी पे अप्लाई नहीं होगा। एनी रिसिपेंट बाय गवर्नमेंट, एनी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, वो जो भी था। ट्रांजेक्शन ऑफ नेचर रेफर टू सेक्शन 269(5)(s) में वो ट्रांजेक्शन होगी। थर्ड, सच अदर क्लास पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो भी सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में, रेफर सेक्शन 269(5)(t), ये रेफर करेंगे सेक्शन। अब आ रहा है कि 19-20 में सरकार ने डी लॉन्च किया था। डी में क्या था कि डिजिटल पेमेंट, अगर जिसकी भी पर्सन की बिजनेस या इनकम है या ट्रांजैक्शन है 50 करोड़ से ऊपर की एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको चेक से या ऑनलाइन मोड से ही ट्रांजैक्शन करनी है। अगर इसने पेमेंट नहीं करी तो अगर जो भी वो ट्रांजैक्शन फेल करता है, यानी कि अगर डिफ़ॉल्ट करता है, तो 5,000 रुपये की एवरी डे की उसकी पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका? कॉन्सिक्वेंस पेनल्टी होगी 271(DA) इज लेविड फॉर सम इक्वल टू अमाउंट ऑफ सच रिसिप्ट। मतलब कि सेक्शन 271(DA) लग जाएगा इसके केस में, अगर आप कोई भी 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन लगते हैं, और जितना अमाउंट आप कैश में रिसीव करेंगे उतनी की उतनी पेनल्टी आपको लग जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कैश। अगर कोई भी पर्सन कैश में बिजनेस प्रोफेशन में और वो 10,000 से ऊपर की सिंगल डे में पेमेंट अगर कर देता है कैश में, तो वो सारा खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। 100% ऑफ एक्सपेंसेस भी डिसअलाउड, रेफर सेक्शन 40(a)(3), यानी कि अगर सेक्शन अब इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 40(a)(3) पढ़ेंगे PGBP का, तो उसमें से भी लिखा हुआ है कि भाई आप 10,000 से ऊपर में कि आप सिंगल डे में ट्रांजैक्शन करते हैं तो सारा का सारा खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है रूल 60D। 60D में क्या होता है, अगर आप इनकम टैक्स या DST वगैरह इन सबको पेमेंट करते हैं, या आपके 10,000 से ऊपर की जो भी रूल 60D पढ़ लेंगे, तो उसके केस में आपको वो एक्सेप्शन होती है। अब आता है नेक्स्ट, डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। वो कहता है कि अब इनकम क्या मान ली जाएगी। अब आपने पेमेंट तो कर दी, लेकिन अगर आपने 10,000 से ऊपर कर दी तो उसका क्या होगा। इन केस एन अलाउंस हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी इनकर्ड बाय पर्सन फॉर एन एक्सपेंडिचर, मतलब कि कोई अलाउंस का एक्सपेंडिचर ले लिया आपने, देन ड्यूरिंग एनी सब्सिक्वेंट ईयर पर्सन मेक्स पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ, केवल लाइबिलिटी इन करती है उसकी पेमेंट आप बाद में करते हैं। द पेमेंट इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज अ इनकम, यानी कि आप उस पेमेंट को वो क्या करेगा, इनकम टैक्स अपने इनकम में ट्रीट करेगा। एंड पेमेंट ऑफ 10,000 रुपये इन सिंगल, 10,000 से ऊपर की अगर सिंगल डे की पेमेंट होगी तो क्या होगा, उसको इनकम मान लेगा। इन केस पेमेंट इज बीन मेड बाय प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, देन लिमिट इज 35,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। मतलब कोई भी हायरिंग कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, लीजिंग गुड्स कैरेज कर रहा है, तो 10,000 की जगह उसकी 35,000, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है तो कैश में डीलिंग होती है। टोल टैक्स देना या कोई भी खर्चा खाना पीना खाना, तो क्या होता है ट्रांसपोर्टर के लिए भी होता है, तो वो 35,000 की लिमिट कर दी गई है इसके केस में। आखिर के 3 की बात कर लेते हैं। डिसअलाउंस ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आपने सिंगल डे में 10,000 से ऊपर के कोई भी एसेट्स खरीद लिए, तो आपको क्या होगा कि आपको ना उसकी कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर जो भी होगा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने दिया नहीं जाएगा ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैश डोनेशन, अगर आपने 2,000 से ऊपर की 80G में डिडक्शन लेने के लिए कैश डोनेशन कर दी, तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपने हेल्थ इंश्योरेंस 80D में जो भी डिडक्शन लेते हैं, पूरा का पूरा आपने कैश में पे कर दिया, तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो गाइस यही था एक छोटा सा वीडियो जो कि इनकम टैक्स ने कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उन्होंने ये पूरी कैश के ओवर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दी है, और जो मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से समझा दिया। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ टाइम टू टाइम, जिससे कि आप सतर्क रहें और ऐसी ट्रांजैक्शन को ना करें जिससे आपको IT का नोटिस आए। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, मैं नियर फ्यूचर में कुछ TDS, इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आपको बहुत नॉमिनल रेट में पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।